ये प्रमुख आलोचनाएं, प्रयोजन मूलक प्रमाण की प्रमुख आलोचनाएं। हरमन यूरोशिमा, क्या रोज क्लास में बोलना पड़ेगा कि आप अपने वीडियो ऑन करिए? देखिए, पहली चीज तो जो प्रयोजन मूलक प्रमाण के विरुद्ध आलोचना है, तो पहले मुख्य मुख्य पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि प्रयोजन मूलक प्रमाण जो है किन आधारों पर चलता है। उन आधारों को समझ करके उनका क्रिटिसिज्म समझिए। चूंकि हम लोग यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आलोचना तक जाऊंगा जो कि प्रायः किताबों में पाई जाती है। अगर मैं एकेडमिक लिहाज से यही आपको क्लास पढ़ा रहा होता तो मैं इस बात का भी जिक्र जरूर करता कि इन आलोचनाओं का भी क्या उत्तर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रमाण की आलोचना की गई और बात खत्म हो गई। उस आलोचना का फिर से काउंटर आता है और उस काउंटर को फिर जो है काउंटर किया जाता है, फिर उस किए गए काउंटर को फिर काउंटर किया जाता है, फिर काउंटर चलता है। यानी कि ये कहीं पर भी ये गति रुकती नहीं है, ये बहुत डायनामिक है। और ये पूरा डिपेंड करता है कि आप इन बिंदुओं को किस प्रकार से सोचते हैं। आपकी सोच यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रयोजन मूलक प्रमाण का पहला जो खास बिंदु है वो क्या है? प्रयोजन मूलक प्रमाण में यह बताया जाता है कि हमने यहाँ वहां व्यवस्था देखी, और जब जब हमने व्यवस्था देखा तो हमने ये जाना कि हर व्यवस्था के पीछे कोई एक व्यवस्थापक है। तो यह पूरी दुनिया हमको व्यवस्था से भरी हुई दिखाई देती है, तो इस व्यवस्था का भी व्यवस्थापक होना चाहिए। और दुनिया इतनी बड़ी व्यवस्था का व्यवस्थापक केवल और केवल खुदा हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। तो इस बात को क्रिटिसाइज किया गया कि अगर हमें हमारे आसपास में व्यवस्थाएं दिख रही हैं, तो इसके आधार पर केवल यह कह देना कि इसका कोई निर्माता होगा, इस दुनिया का निर्माता होगा, यह सही बात नहीं है। क्योंकि दुनिया और ईश्वर उसी तरह से छोटी छोटी चीजें नहीं है, घड़ी की तरह या फिर पत्थर के एक क्रम की तरह कि हम ये बता सकें कि इसका कोई जो है व्यवस्थापक होगा। दुनिया भी असीम और अनंत है, और उसी तरह से ईश्वर भी असीम और अनंत है। इसलिए हम अपने आसपास की छोटी मोटी घटनाओं या चीजों को देख करके दुनिया और ईश्वर के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्रिटिसिज्म हम करेंगे, हम इसी बात को लेकर के करेंगे। ऑलराइट, यस सर। तो जरा लिखिएगा, प्रयोजन मूलक प्रमाण। प्रयोजन मूलक प्रमाण यह किस चीज पर निर्भर करता है? तो यह मुख्य रूप से निर्भर करता है एक साम्यानुमान पर। किस चीज पर? साम्यानुमान। ये साम्यानुमान, ये शब्द क्या है? तो जब समानता के आधार पर अनुमान किया जाता है, समानता के आधार पर अनुमान किया जाता है, दो वस्तुओं की समानता के आधार पर, यदि ए लाल रंग का है तो उसे देखकर सांड भड़कता है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी भी जो है वो लाल रंग का है। तो इस समानता के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बी को देख करके भी सांड भड़केगा। तो ये क्या हो गया? साम्यानुमान हो गया। क्लियर है? यस सर।
तो लिखिए, प्रयोजन मूलक प्रमाण मूलतः साम्यानुमान पर ही आधारित हैं। इसलिए इसके समर्थक ब्रह्मांड को व्यवस्थित और प्रयोजन पूर्ण मानते हैं। व्यवस्थित और प्रयोजन पूर्ण मानते हैं। और कुछ सांसारिक वस्तुओं में विद्यमान और कुछ सांसारिक वस्तुओं में विद्यमान व्यवस्था एवं प्रयोजन के आधार पर व्यवस्था एवं प्रयोजन के आधार पर इस ब्रह्मांड के बुद्धिमान रचयिता के रूप में ईश्वर की सत्ता को ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। परंतु उनका यह साम्यानुमान दोषपूर्ण तथा अयुक्ति संगत है। दोषपूर्ण तथा अयुक्ति संगत है। इसका कारण यह है कि हमारे पास ऐसे साम्यानुमान के लिए ऐसे साम्यानुमान के लिए वास्तव में कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। हम मकान, घड़ी, मेज, कुर्सी आदि सांसारिक आदि सांसारिक वस्तुओं के विषय में अवश्य यह कह सकते हैं कि आदि वस्तुओं के विषय में यह अवश्य कह सकते हैं कि
इनका कोई निर्माता है, इनका कोई निर्माता है जिसने किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर, जिसने किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन वस्तुओं का निर्माण किया है। क्योंकि हमने बार बार इनका निर्माण होते हुए देखा है। परंतु ब्रह्मांड और उसके रचयिता के रूप में, परंतु ब्रह्मांड और उसके रचयिता के रूप में ईश्वर के संदर्भ में हम ऐसा नहीं कह सकते। ये दोनों ही ये दोनों ही अद्वितीय और अनन्य हैं। अद्वितीय और अनन्य हैं। और किसी ने भी ईश्वर को कभी भी और किसी ने भी ईश्वर को कभी भी ब्रह्मांड की रचना करते हुए नहीं देखा है। ऐसी स्थिति में यह तर्कसंगत रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में तर्कसंगत रूप से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ईश्वर ने कभी भी ब्रह्मांड की रचना किया होगा। इस प्रकार प्रयोजन मूलक प्रमाण का साम्यानुमान संबंधी मूल आधार ही साम्यानुमान संबंधी मूल आधार ही दोषपूर्ण और अयुक्ति संगत है। दोषपूर्ण और अयुक्ति संगत है। अतः यह ईश्वर के अस्तित्व को अतः यह ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर पाने में नितांत असमर्थ है।
प्रमाणित कर पाने में नितांत असमर्थ हैं। अब पढ़ करके देखिए कि जो तर्क अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले चर्चा किया था, वह तर्क यहां पर पूरी तरह से सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। पढ़ करके देखिए। क्लियरिटी आ गई हो तो बताइए। नीतू, जी सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है। यूरो, पूरी तरह से क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए जरा। अब दूसरा प्रमाण क्या है प्रयोजन मूलक प्रमाण का? प्रयोजन मूलक प्रमाण का दूसरा तर्क यह है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह बहुत बुद्धिमानी पूर्वक रचा गया है। ईश्वर को कैसा माना गया है? बुद्धिमान रचयिता माना गया है। अगर ईश्वर बुद्धिमान रचयिता होगा तो उसके द्वारा किए गए कार्य में कहीं पर भी कोई गलती नजर नहीं आएगी, है ना? जैसे कि अगर कोई बुद्धिमान कुक होगा तो उसके खाने में नमक, मसाला, चीनी सबका अच्छा अनुपात होगा। वह चाय बनाएगा तो उसमें वह चाय की पत्ती के साथ साथ नमक का भी उचित अनुपात रखेगा, है ना? वह चावल पकाएगा तो उसमें वह चीनी सही मात्रा में डालेगा। सही है ना? लेकिन अगर कोई ऐसा कुक हो कि जो वास्तव में नमक में चावल डाल दे, चीनी डाल दे और चाय में वास्तव में नमक डाल दे, तो क्या हम उसे एक अच्छा कुक कहेंगे? नहीं कहेंगे।
परंतु प्रयोजन मूलक प्रमाण के जो तर्क दिए गए हैं, प्रयोजन मूलक प्रमाण के सभी तर्कों को उठा करके देखिए, बार बार यही कहने का प्रयास हो रहा है कि यह दुनिया बहुत सुंदर तरीके से रची गई है और इसलिए रचने वाला बहुत बुद्धिमान किस्म का होगा। इस दुनिया में कहीं कोई दोष नहीं है। यह बात लगातार प्रयोजन मूलक प्रमाण में यह बात कहा गया है। अब इसी बात को आप जरा आगे की लाइन में लिखने की कोशिश करेगा। दूसरा क्रिटिसिज्म समझ में आ रहा है? यस सर। हम दुनिया को यस सर। व्यवस्थित बताते हैं। अगर यह पूर्ण और स्वव्यवस्थित हो तो वास्तव में सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल गुड? यस सर। तो लिखिए, प्रयोजन मूलक प्रमाण के समर्थकों का दावा है कि, अच्छा एक बात इसके पहले आप लोग बताइएगा कि मैंने आप लोग को सृष्टि मूलक प्रमाण पर एक आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया था, वो आप में से कितने लोगों ने किया है? एक अनीता को छोड़ करके बाकी लोग बताएंगे, क्योंकि अनीता पर मेरा पूरा भरोसा है कि वो कभी भी मेरी बात को खाली नहीं जाने देगी। ये एक गहरा विश्वास होता है और कोई भी सभ्य मनुष्य आपके गहरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दे सकता है। ये बहुत गहरी पीड़ा का विषय हो जाएगा ना। तो अनीता को छोड़ करके बाकी लोग बताएं कि किसने किसने वो आंसर लिखा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द साक्षी। सर मैंने नहीं लिखा है, मैं घर गई थी। राहुल? नो सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कहीं कोई दिक्कत आ रही है मेरी आवाज में? नो सर। नो सर। सब कुछ सही है ना? तो यस राहुल सर। आप बताइए, यस सर। आपने आंसर लिखा है? सर नहीं लिखा सर मैंने आंसर। क्या? सर नहीं लिखा। क्यों? 3 दिन की छुट्टी दी थी ना? हाँ। हाँ जी सर। सर वो फैमिली वालों के साथ थोड़ा सा बाहर गया हुआ था सर, और मेरे पैर पे चोट लगी हुई थी सर, नाखून ऊपर गया था। ने तो सर क्या मैंने मैं तो मान के आपको चलूं कि भेज सिर्फ दिया। अनीता ने ही लिखा और किसी ने नहीं लिखा? सर मैंने नहीं आपको तो भेजा हुआ है, भेज रखा है सर मैंने आपको। हाँ, आपने भेजा है। ओके डन। हरमन? सर नहीं लिखा। किस खुशी में नहीं लिखा? सर मैं ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत। मुझे आप में से किसी की भी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। सर आपकी क्लियर आवाज, हरमन वॉइस भी एंड वीडियो भी। आंसर क्यों नहीं लिखा? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके। मैं लिख के सेंड यूरोसिमा? कर दूंगी। यस सर। यूरोसिमा यस सर। आपने आंसर क्यों नहीं लिखा? सर इस टाइम थोड़ा डिस्टर्ब है हम। हेमंत? चलिए ठीक है, आपका छोड़ देते हैं। हैं? सर शायद नेटवर्क आपका इशू कर रहा थोड़ा सा।
क्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर आ रही है। यस सर। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। नो सर, नहीं सिर्फ सर, जो आवाज आपने तो clear- प्रेजेंट किया था स्क्रीन वो था सर, डिस्कनेक्ट हुआ था। बीच में हुआ था। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। अभी ठीक है मेरी आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। शालू, यस सर। आपने आंसर क्यों नहीं लिखा? सर आप लिखा है, मैं सिस्टर के पास चली गई थी सर। रात तक चेक करवा दी क्या सर। किया? हाफ लिखा है सर, आधा लिखा है, पूरा और नहीं लिखा आपको है। जो है मैंने रिव्यू के लिए भी बोला था, आपने वो भी नहीं किया। सर वो दिमाग से निकल गया सर, ऐसे निकल कैसे गया। काम चलेगा? सर उस दिन कर रही थी सर, मैं सिमरन ने रोक दिया, उसके बाद मेरे को याद नहीं रहा। ये तो अच्छी चीज नहीं है ना कि आपको कुछ काम नहीं याद रहे। तो चलिए, आप सभी लोग अभी ठीक है? यस सर। तो मैं इस बात को कह रहा था कि अगर आप लोग आंसर नहीं लिखेंगे तो काम कैसे चलेगा? काम नहीं चल पाएगा ना। तो आप लोग प्लीज गंभीरता को समझिए। अगर इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर के बाद ये चीज समझ में आपके नहीं आ रही है तो बहुत खतरनाक स्थिति पर हैं हम लोग, है ना। काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगला लिखिए जरा, आगे बढ़िए। सांसारिक वस्तुओं में विद्यमान व्यवस्था एवं प्रयोजन के आधार पर, सांसारिक वस्तुओं में विद्यमान व्यवस्था एवं प्रयोजन के आधार पर इस ब्रह्मांड, ओ सॉरी, क्या हम लोग लिख रहे थे? काट के लिखिएगा। प्रयोजन मूलक प्रमाण के समर्थकों का दावा है कि प्रयोजन मूलक प्रमाण के समर्थकों का दावा है कि इस विश्व में एक निश्चित व्यवस्था, इस विश्व में एक निश्चित व्यवस्था और इसके सभी भागों में पूर्ण समायोजन है, जिससे इसके बुद्धिमान रचयिता जिससे इसके बुद्धिमान रचयिता ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर का अस्तित्व स्वतः प्रमाणित होता है। परंतु उनका यह दावा भी परंतु उनका यह दावा भी
उचित और तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। उचित और तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि इस व्यवस्था में, क्योंकि इस विश्व में, क्योंकि इस विश्व में व्यवस्था के अतिरिक्त कई प्रकार की अपूर्णताएं, कई प्रकार की अपूर्णताएं तथा समायोजन की कमियां भी हैं, तथा समायोजन की कमियां भी हैं, जिसका कि इस प्रमाण के समर्थक, जिसका कि इस प्रमाण के समर्थक प्रायः उपेक्षा करते हैं। इस प्रमाण के समर्थक प्रायः उपेक्षा करते हैं। इस विश्व में बाढ़, भूकंप, महामारी, बाढ़, भूकंप, महामारी, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि आदि आदि भी मौजूद हैं, जिनके कारण बड़े पैमाने पर अपार धन जन की हानि होती है। इन प्राकृतिक आपदाओं और इनके कारण होने वाले, इन प्राकृतिक आपदाओं और इनके कारण होने वाले व्यापक विनाश से यह सिद्ध होता है कि इस व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी अवश्य है। यहां तक कि हमारे शरीर और उसके विभिन्न अंगों में भी सदैव एक सा समायोजन नहीं बना रहता है। ये भी प्रायः रोग आदि के शिकार हो जाते हैं।
प्रायः रोग आदि के शिकार हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यह कहना कि यह व्यवस्था पूरी तरह से बुद्धिमत्तापूर्ण है और इसमें कहीं कोई अपूर्णता नहीं है, और इस आधार पर बुद्धिमान ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास सब निरर्थक हो जाता है। बुद्धिमान ईश्वर सर, बुद्धिमान ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण का प्रयास सब निरर्थक हो जाता है। अब मान लीजिए कि अनीता आपको इस बात को डिफेंड करना है कि नहीं ईश्वर है, तो इसे आप कैसे डिफेंड करेंगे? चलिए हरमन, अगर आपको ये मौका दिया जाए तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? राहुल, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कैसे डिफेंड करेंगे? सर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है सर, सभी द्रव्य बनाए हैं, तो बुद्धिमता होने के कारण ही बनाया ना सर। और हर एक द्रव्य का अपना अपना एक उद्देश्य है सर, जैसे मानव का कुछ उद्देश्य है सर। ये तो आप पुराना तर्क लेकर के आए। अभी जो आलोचना की जा रही है, इस आलोचना से अगर प्रयोजन मूलक प्रमाण को बचाने की कोशिश करना हो तो आप कैसे करेंगे? पहले तो क्रिटिसिज्म क्या है इसको देख लीजिए। आप लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी में जो फ्रेमवर्किंग मैंने आप लोगों को सिखाई थी वो भी आप लोगों ने पूरी तरह से गायब किया है। रितिका ने जो अप्रोच मुझसे पूछा था वो अप्रोच भी मैंने क्लास में क्लियर किया था, वो भी गायब था। यहां पर भी आप वही गलती कर रहे हैं। पहले आप प्रश्न को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके मन में है वो आप जो है भर देने की कोशिश करें। क्या मैंने आपसे पूछा कि प्रयोजन मूलक प्रमाण कैसे होगा, या जो अभी दूसरी जो आलोचना लिखाई गई है उससे अगर प्रयोजन मूलक प्रमाण को बचाना हो तो आपके पास क्या तर्क होगा? बताइए। सर इसमें हम ये तर्क दे सकते हैं कि जब ईश्वर ने इस संसार को बनाया था तो उन्होंने इस संसार को जो है संपूर्ण बनाया था, और जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया तो वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन स्टार्ट हो गया, जिसके कारण बाढ़, भूकंप, महामारी आदि परिस्थितियां उत्पन्न हुई। और दूसरा इसमें बोला है कि शरीर में जैसे शरीर के अंगों
में भी समायोजन नहीं हो पाता। उसके लिए ये तर्क दे सकते हैं कि जैसे शरीर के अंगों में बीमारियाँ हो जाती है, तो वो भी हमारे खुद की वजह से होती है जब हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे सिगरेट पिएँगे तो लंग्स तो खराब होंगे ही ना, तो वैसे ही ईश्वर ने भी इस संसार को अच्छा बनाया था, बट हमने ही उसको बिगाड़ दिया, उसके स्वरूप को। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत है भी, तो उस दिक्कत का मूल कारण ये है कि हमने अगर कुछ जो है गलत कार्य किया, तो ही जो है ये दिक्कत जो है, ये तमाम जो चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे शरीर में रोग हो, तो ही आते हैं। ईश्वर ने जो व्यवस्था की, उसके हिसाब से गलत काम का गलत नतीजा भी हमें ही भुगतना होगा। यही तो तर्क है साक्षी। यस सर। बहुत अच्छा तर्क आपने दिया साक्षी। क्या साक्षी के तर्क को फिर आलोचनात्मक दृष्टि से काटा जा सकता है? एनिमल सर जैसे भूकंप, सुनामी, ये तो हमारी गलती की वजह से तो नहीं आती है सर। एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी गलती की जो भगवान जो हम लोगों को सजा दे रहे, भूकंप और सुनामी जैसा? गुड। भूकंप यस सर। भूकंप किस वजह से आता है? जब आपके अंदर प्लेट्स जो है वो हिलती हैं, ठीक है? तो एक जब हम परमाणु विस्फोट करते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से धरती नहीं हिलती क्या? एक रीज़न तो वो हो सकता है ना, जैसे धरती के नीचे परमाणु विस्फोट हो गया, या फिर अब अभी आप प्रेज़ेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज देखो, ठीक है? जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हर कभी बारिश हो रही है, अप्रैल के महीने में कहाँ पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो वो मानव की गलतियों का ही परिणाम है, भगवान की गलतियों का परिणाम नहीं है। आज से 100 साल पहले ही बहुत ज़्यादा परमाणु हथियार बने होंगे। 100 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन ये भूकंप तो बहुत पुराने से आ रहे हैं, समय से आ रहे हैं। तब कौन से ऐसे परमाणु हथियार बने हुए थे जिसकी वजह से विस्फोट हुआ करते थे? एंड साक्षी वैलिड पॉइंट है। ठीक है, भूकंप बहुत पहले से आ रहे थे, बट उसका रीज़न क्या है? जब हमारी प्लेट्स हिलती हैं, वो रीज़न है उसका। तो हर एक चीज़ जब बनती है तो बिगड़ती भी है। अगर आप देखोगे तो महासागर में जो प्लेट्स होती हैं वो नीचे चली जाती है, भारी प्लेट नीचे चली जाती है हल्की प्लेट में, तो उसकी वजह से भी भूकंप आ सकते हैं। तो हर एक चीज़ में परिवर्तन तो होता ही है। तो भूकंप का भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, पर जो मैक्सिमम अगर हम प्रेज़ेंट टाइम में देखें, तो भगवान ने तो इस सृष्टि को ठीक बनाया था। परिवर्तन हुआ, फिर चाहे वो मानव के बिहेवियर में चेंजेस हो या फिर उसने प्रकृति का दोहन करना स्टार्ट हो किया हो। हेमंत, बट जैसे कि आपने ये बोला है कि भगवान हमें सजा देता है हमारे कर्मों का, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, यहाँ पे तो हमारे कर्म कहीं नहीं आ रहे हैं। अब जैसे हजारों साल पहले अगर देखा जाए तो डायनासोर का अस्तित्व गायब हो गया था मीटियोर शावर की वजह से। तो उनकी क्या गलती थी? उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनका अस्तित्व गायब हो गया था? वहाँ हर पे एक तो किसी चीज़ ओके। हर एक चीज़ जो इस धरती पर आई है, उसका अंत कभी ना कभी होना ही होता है, और जो डायनासोर्स आए थे, उनका रीज़न सिर्फ़ यही नहीं था कि मीटियोर शावर हुआ था। वहाँ पर जो वनस्पतियाँ जो वो यूज़ करते थे खाने में, वो भी खत्म हो गई थी। ये भी रीज़न था डायनासोर के खत्म होने का। नहीं, अभी अब ये इस तर्क में मुझे जो है इंटरवीन करना चाहिए, और मेरा इंटरवेंशन ये कहता है साक्षी कि आप जिस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हेमंत का पॉइंट वैलिड बना हुआ है कि जब मानवीय हस्तक्षेप नहीं था, तब भी इस भू परपटी में जो है परिवर्तन होते थे। उल्का पिंड आकर के गिर गया, उसमें न डायनासोर का दोष और ना ही मनुष्य का दोष। यानी कि कई बार किसी के कुछ न करें, ज्वालामुखी नीचे से फट गया। तो कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि हमारे हस्तक्षेप का हम परिणाम भुगत रहे हों, लेकिन ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, उसकी वजह से सुनामी का आना, इस हर बार के लिए जिम्मेदार उल्का पिंड का कभी किसी गिर जाना, जिसकी वजह से माना जाता है कि पूरा डायनासोर एज खत्म हुआ था,
वो हर बार के लिए हम ही जिम्मेदार नहीं है, वो कहीं न कहीं इस समायोजन में एक गड़बड़ी है। लेकिन हम इस तर्क को इस तरह से डिफेंड कर सकते हैं कि अच्छा, इसी तरह से सिगरेट पीना या कुछ करना है तो जाहिर सी बात है, हाथी सिगरेट तो नहीं पी रहा है, लेकिन हाथी के भी अंग काम करने खराब करते हैं, जंगल में पड़ी हुई गाय के भी अंग खराब होते हैं। इसी तरह से एक क्रूर जानवर दूसरे जानवरों को खा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्यों खा जाते हो भाई? दलदल में गिर करके कोई गाय मर गई, जंगल में कोई दलदल है, दलदल में गाय वगैरह गिर जाते हैं, वो उसमें मर जा रहे हैं, तो उसमें किसका दोष है? किसी का दोष नहीं है। पर हम ये कह सकते हैं कि यह व्यवस्था, यह परिवर्तन इसी प्रकार से चला है। अगर ये ऐसा ना होता और जो है चीजें ना परिवर्तित होती तो यह सामूहिक विनाश की ओर एक तरफा बढ़ जाते। कहीं एक जगह के भूकंप से अगर जो है विनाश हो रहा है तो उसी भूकंप से कोई और निर्माण भी होता है। हिमालय का निर्माण भूकंप की वजह से ही हुआ। तो हम इस तरह से भी डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर क्रिटिसाइज हम ये कर सकते हैं कि यह कोई तर्क नहीं होता है कि किसी को मार करके हम उसका खून दूसरे को पिला करके उसको जिंदा कर दें। एक को जिंदा करने के लिए दूसरे को मारना यह कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, यह सिर्फ क्रूरता है। यानी कि काउंटर पर काउंटर चलते रहेंगे और मजेदार काउंटर्स होते हैं। जब ये काउंटर्स आप याद करना शुरू कर देते हैं तभी आप वास्तविक रूप से जीतने लगते हैं। जब तक आपके पास काउंटर्स नहीं होंगे आप वास्तविक रूप से जीत नहीं सकते। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो इस व्यवस्था में अपूर्णताएं हैं, कमियां हैं। इन अव्यवस्थाओं हम क्यों जो है दुख भोग रहे हैं, झेल रहे हैं, तो इसमें हमें प्रारब्ध को भी तो जोड़ना पड़ेगा ना कि पिछले जन्म में जो कुकर्म किए थे वो इस जन्म में झेलेंगे ही। ईश्वर क्या कर लेगा? तो काउंटर्स हैं और उन काउंटर्स को फिर से काउंटर्स किए जा सकते हैं। और फिलॉसफी की एक सब्जेक्ट के रूप में यही सबसे बड़ी खूबी है कि वो आपको लगातार नए तरीके से सोचने के लिए बाध्य करती है। नए तरीके से सोचना ही एक छात्र के रूप में आपको जिंदा रखता है, आपके मस्तिष्क को और बेहतर बनाता है। सही बात है ये? यस सर। तो जरा इसमें आगे लिखिए, जहां तक लिखे थे वहां से आगे बढ़ जाएंगे। नेटवर्क का चैलेंज कुछ इस तरह से आ रहा है कि ये डिस्टरबेंस हो जा रही है, परंतु मुझे लग रहा है कि फिर भी कोई बहुत बुरा नहीं है, ठीक वर्क कर गए हम लोग, है ना? जरा लिखिए। एक उदाहरण के लिए हम यह मान लें कि किसी इंजीनियर ने ऐसा मकान बनाया, सिविल इंजीनियर होते हैं ना, मकान वगैरह बनवाने का ठेका इन्हीं लोग के पास होता है। तो किसी इंजीनियर ने ऐसा मकान बनाया जिसके की छत से पानी टपकता हो, जिसके की खिड़की दरवाजे ढंग से न बंद होते हों, जिसके खिड़की दरवाजे ढंग से न बंद होते हों, जगह जगह से जिसके प्लास्टर उखड़ रहे हों, तो हम यह कहेंगे कि ऐसा इंजीनियर अपने कार्य में कुशल नहीं है और इसे तुरंत इसके काम से हटा देना चाहिए।
जैसे कि कोई बच्चा आंसर राइटिंग ना करे, अपने ही आंसर राइटिंग की कमियों को जानने की कोशिश ना करे, तो आप लोग को क्या लगता है कि वह अच्छा एस्पिरेंट है? उसे और ज्यादा जो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करना चाहिए? बताइए आप लोग, हाँ या ना में? सही बात है कि गलत बात है? अनिता, आप एग्री करती हैं? यस सर। ऐसे लोग को तुरंत बोरिया बिस्तर बांध करके हमारी पुर भेज देना चाहिए। आगे लिखिए। यदि प्रयोजन मूलक प्रमाण के तर्कों को स्वीकार कर लिया जाए और यह मान लिया जाए कि ईश्वर इस व्यवस्था का व्यवस्थापक है, तो इसकी समस्त अपूर्णताओं को देखकर हम कह सकते हैं कि सर रिपीट कर दो। इस तो इसकी अपूर्णताओं को देखकर हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर अपने कार्य में कुशल नहीं है, वास्तव में प्रयोजन मूलक तर्क के समर्थक केवल उन्हीं वस्तुओं का उदाहरण लेते हैं जो सुंदर, सफल, व्यवस्थित और आकर्षित हैं, ऐसा करते समय वे उन सभी उदाहरणों की उपेक्षा कर देते हैं जो कुरूप हैं, यानी कि अनिका की शकल वाला उदाहरण ले लेते हैं और आशीष सर के शकल वाला उदाहरण छोड़ देते हैं। ये गलत बात हुई ना राहुल? लीजिए उदाहरण, तो यस दोनों सर। लीजिए। यस
हैं हेमंत भैया? जी सर। देखो सब मुझको कुरूप मान रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम आपके उदाहरण की बात कर रहे हैं। हम भी समझ रहे हैं, हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने को गालिब के ख्याल है। चलिए जरा आगे पढ़ो। कुरूप हैं, अव्यवस्थित हैं, कष्टकारक हैं, हानिकारक। अर्थात साम्यानुमान उनका यह साम्यानुमान एकांगी और अपूर्ण है, और इस कारण यह ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर पाने में असफल। पढ़ करके देखिए, क्लियर है? इतने टाइम मुझे लग रहा है कि क्लास लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही, तो कल से 8:30 बजे वाला ही टाइम रखेंगे, तो 8 बजे से रख लेते हैं, ठीक है ना? ओके सर। 8 या 8:30 वाला ही टाइम सही है, ये टाइम गड़बड़ हो जा रहा है। आप लोग भाग करके आ रहे हैं, अचानक से आप लोग को क्लास कर पाने में सहूलत नहीं हो रही है। पढ़ करके देखें, क्लियरिटी है पूरी तरह से? क्लियर है? चलो सर। यस सर। अब तीसरा जो इसकी आलोचना की जाती है, उसके पहले ये समझना है कि ये कहते हैं कि इस व्यवस्था में, इस दुनिया में जगह जगह पर हमको जो है व्यवस्था दिखाई देती है, और
मछलियों के लिए पानी, चिड़िया के उड़ने के लिए आकाश और तमाम तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सृष्टि का जो वर्तमान रूप है वह अचानक से उत्पन्न हुआ नहीं है। अगर किसी विधाता ने इसको बनाया होता तो ये ज्यों का त्यों होता। जैसे कि घड़ी बनाई गई है साल दर साल, अगर सालों साल बाद भी घड़ी मिली तो वैसे ही चलनी चाहिए। लेकिन सृष्टि जो है वह एक विकास क्रम के जरिए मिली है। इसमें बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं और डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है, उत्तरजीवता का सिद्धांत है कि जो सबसे योग्य होगा वही जीवन के संघर्ष में जिएगा, जो लुंज पुंज होगा वह इस संघर्ष में कभी भी नहीं जिएगा। यह तय है। तो हम प्राकृतिक विकास के नियमों की उपेक्षा कर देते हैं, यानी कि विज्ञान ने जो हमें बताया, जब तक विज्ञान नहीं था तब तक अगर जो है कुछ लोग इस प्रकार से सोच रहे थे तो ठीक है। लेकिन विज्ञान के बता देने के बाद भी जिसे कि हम सामान्यतः मानते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो भी यह सोचना कि ईश्वर ने इसी रूप में इसको रचा है, तो यह वस्तुतः अब जाने हुए ज्ञान की उपेक्षा कर देना है। इसलिए यह तर्क सही नहीं प्रतीत होता है। इसी बात को हम आने वाली लाइन्स में आगे बढ़ाने का काम। ठीक बात है, लिखिए जरा। प्रयोजन मूलक प्रमाण प्रस्तुत करने वाले ईश्वरवादी दार्शनिक इस पृथ्वी के विशेष पर्यावरण तथा इसमें विकसित होने वाले जीवों की विभिन्न जातियों के विशेष प्रकार के विकास के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया। ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया। यह प्रयास इस मान्यता पर आधारित है कि ईश्वर ने ही इस पर्यावरण तथा इसमें रहने वाले समस्त प्राणियों की रचना की है। परंतु यदि आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण को अपनाएं तो यह तर्क काफी भ्रामक सिद्ध होता है। चार्ल्स डार्विन आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि
धरती पर सभी जीवों की जातियों का विकास, धरती पर सभी जीवों की जातियों का विकास कुछ विशेष प्राकृतिक नियमों के आधार पर हुआ है। प्राकृतिक नियमों के आधार पर हुआ है। ये नियम है नंबर 1, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और नंबर 2, योग्यतम की उत्तरजीवता का नियम। इन नियमों के अनुसार जीवों की सभी जातियों में अपने अस्तित्व एवं विकास के लिए परस्पर निरंतर संघर्ष चलता रहता है और जो जातियां इस संघर्ष में स्वयं को समायोजित कर लेती हैं, वे जीवित रहती हैं। अन्यथा अन्य जातियां नष्ट हो जाती हैं। अन्यथा अन्य जातियां नष्ट हो जाती हैं। इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार यह तर्क भी ईश्वर को सिद्ध नहीं कर पाता। ठीक है, तो यह प्रयोजन मूलक प्रमाण और उसके आधार पर ईश्वर को सिद्ध करने के प्रयास को लेकर के बात की गई है। और ये तीनों तर्क अगर आप पढ़ करके देखेंगे तो जो मूल बात कही गई थी वो बातें यहाँ पर सिद्ध हैं।
नहीं हो पा रही है। तो आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूं। कल 8:30 बजे जब फिर से बैठेंगे तो नीति परक प्रमाण पर चर्चा होगी। तीसरे खंड की ओर बढ़ेंगे और वह तीसरा खंड कौन सा है? नीति परक प्रमाण। तो छोटा हिस्सा है, आप लोग प्लीज पढ़िएगा और इस पर जरा एक आंसर लिखिए। जैसे सृष्टि मूलक प्रमाण पर लिखा था वैसे प्रयोजन मूलक प्रमाण पर लिखिए। ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि के संदर्भ में दिए जाने वाले सर दोबारा रिपीट करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए दिए जाने वाले प्रयोजन मूलक प्रमाण के लिए दिए गए विभिन्न तर्कों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ढाई सौ शब्दों में लिखना है। तर्कों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सर आपकी वॉइस नहीं। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी सर, आपका म्यूट है माइक। सर माइक म्यूट है आपका। सर सर नहीं आ रही। ऑलराइट, सर समझ में नहीं आया, माइक म्यूट था आपका। क्या अभी भी मेरी बात नहीं आ रही है? अब आ रही सर आपकी। अब आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस थे उनका जो है एक मॉडल आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओके सर। वो मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और लगातार जीएस पर आंसर राइटिंग मैं आप लोगों से करवाऊंगा। अब डेली एक क्वेश्चन आप लोग को आंसर राइटिंग के लिए मैं दूंगा। ओके सर। ठीक है, और ये बहुत शर्मनाक स्थिति रही है कि अनीता को छोड़ करके और किसी ने फिलॉसफी वाला आंसर नहीं लिखा। अनीता ने जो है वो मेरा गहरा विश्वास था जिसको कि उसने कायम रखा, जिसे तोड़ना इस धरती का महापाप होता। और मैं इस बात को लेकर के सुखी हूं, खुश हूं कि अनीता ने इतना बड़ा पाप नहीं किया। वरना वो कहलाता पापा से पाप। ऑलराइट, किसी और को कुछ कहना है? पर बहुत शर्मनाक स्थिति है कि आप लोगों के अंदर वो जील गायब दिखाई दे रही है जो होनी चाहिए। वो तड़प, वो बेचैनी, वो नहीं दिख रही है। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। वो कुछ अंदरूनी मसला है, वो दिखना चाहिए, वही नहीं है तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? क्या इंटरनल सिक्योरिटी बहुत हैवी निकल गया था क्या आपके सर से, राहुल? नो सर, नो सर। अदर सब्जेक्ट्स के मुकाबले उसमें कम मजा आया था। ईमानदारी की बात, फीडबैक ईमानदार होना चाहिए। सर वो जो बीच में नोट्स लिख पाए थे ना, तो उसमें शायद से फ्लो टूट गया था सर। हरमन? सर मैंने तो रिवीजन नहीं की थी, थोड़ी बहुत ही की थी इसलिए। साक्षी? सर सेम रिवीजन नहीं की थी। सेम नहीं किया था, ये बिल्कुल नहीं किया था, मतलब हवा भी नहीं लगा है आप लोगों को। क्या मैं आंसर आप लोगों को जो है स्कैन करके भेजूं क्या पढ़ने के लिए? यस सर।
अपना तो गुड़ गोबर किया हुआ देखने में आप लोग इंटरेस्टेड हैं? अपने पाप को दोबारा खोद करके देखने में? सर उसमें गलतियां दिख जाएंगी ना सर, कहाँ गलती की है। गलती तो यह है कि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, आप लोग को हवा तक नहीं लगा क्वेश्चन का। ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस, मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे हैं सब प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बनाता थोड़ी था, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे मैं उठा के दे देता था। तो अब हम लोग दो काम करेंगे। डेली जब इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे तो इस क्लास के शुरू में या इस क्लास के बाद हम लोग सबसे पहले जीएस का कोई भी एक क्वेश्चन लेकर के उसकी फ्रेमिंग करेंगे। पहले वो क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दूंगा, फिर उसकी फ्रेमिंग करेंगे, और फ्रेमिंग करने के बाद और सभी सब्जेक्ट से अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, आप है ना। ओके सर। फिर आप लोग पहले उस पर काम करिएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझसे मांग लीजिएगा, लेकिन आफ्टर 5 डेज नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे इसको, ठीक है। मैं एक बार लखनऊ पहुंच जाऊं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग इस प्रयास को शुरू करेंगे और डेली फ्रेमिंग करने का काम करेंगे, उस पर जो है पकड़ बनाएंगे। पर जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग पढ़ करके तब फ्रेम करके तब लिखिए शुरुआती दौर में। तो 3 महीना तक हम लोग यही प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स तब आप लोग रिवीजन करके बिना पढ़े तब लिखिए। पर ये मान करके चलिए कि मतलब ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन केवल मैंने देखे, यूपीएससी के और भी जो महारथी हैं, आप लोग का एसए है, वो और लोगों से हम लोग का डिस्कस होता रहता था। और सभी लोग मतलब कि शुरुआत में पॉलिटी में आप लोगों ने जो आनंद दिया, इंटरनल सिक्योरिटी में वो आनंद आप लोगों ने ब्याज सहित छीन लिया मुझसे, बहुत दुखी किया है आप लोगों ने। लंकेश्वरी, यस सर। इस पढ़ाई पे बेटा रिजल्ट मिलेगा, अगर ये जानना चाहती हो तो इसका जवाब एक ही है। यह हंसने की नहीं, शर्मिंदा होने की बात थी। तो थोड़ा और मेहनत करिए, हम लोग लगातार जो है इस चीज के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। Yes, sir. छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग को क्रिटिसाइज करके छोड़ूंगा, बल्कि एक टीचर के तौर पर मुझे और कड़ी मेहनत करनी चाहिए तो मैं और कड़ी मेहनत करूंगा, Yes, sir. ठीक है। शालू और अनीता, आप लोग का एटलस वाला काम कैसा जा रहा है? आप लोग की आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है? यस सर, शालू आ नहीं सर रहे लाइट थे। गई। क्या करें? सर हम लोग के साथ साथ में बैठना पड़ेगा सर, साथ में ग्रुप डिसीजन में कैसे डिस्कस कैसे करें सर। क्लास के बाद कर लो बैठ के। आज क्लास में नहीं थे शालू। सालू तुम हो कहाँ पर? सर हम यहीं पे थे सर, हमारा सी सेट पिछली बार हो गया था सर, हम टाइम टेबल बिठा रहे हैं अपना, जैसे कि रिकॉर्डिंग देख लेते हैं सर सी सेट की। अब शाम को सी सेट की रिकॉर्डिंग देखेंगे सर। तुम अपनी पीजी में ही हो? यस सर, लाइट गई हुई है सर। ये पीजी कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। रितिका बोलिए यार। क्या बोलिए? देखो, पीजी बदला बदला नजर आ रहा है। अनीता, गुड इवनिंग। यस सर। तो मैं किसी और के साथ तुम्हारा सेटलमेंट बैठाऊं फिर? गेट खोल दे, ये खोल दे। यस सर, मेरे को सी सैट की प्रैक्टिस के लिए चाहिए, मतलब जिससे वो हो जाए। खोल। सीसेट की प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? मतलब जैसे डेली प्रैक्टिस हो पाए, बाकी तो सब्जेक्ट का सिर्फ लर्न एंड वही है, फैक्ट्स याद करने हैं, वो तो हो जाएगा। जीएस का, हिमाचल का। सीसेट की प्रैक्टिस के लिए बुक लेकर के प्रैक्टिस कर, और अगर कहीं कुछ दिक्कत फंसती है तो क्लास में मेरे हिसाब से राहुल रोजी जा रहे हैं, राहुल है, साक्षी है, हरमन है। साक्षी के साथ एक चीज है कि साक्षी अपने आप को थोड़ा और रिजर्व कर रही है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, साक्षी की अपनी प्लानिंग है, उसको जो है रिस्पेक्ट करो। तो कम से कम राहुल और हरमन, ये लोग मुझे लगता है कि अभी भी उस डिस्कशन में शामिल होना चाहेंगे। तो तुम्हें जहां दिक्कत हो क्लास में पहले जाकर के या क्लास के बाद तुम उससे बात करके जो है सॉल्व करवा ले। यस सर।
ठीक है ना, तो जो दिक्कत लगे उसको सॉर्ट आउट करो। पर बेटा इस बार सितंबर का ये रिजल्ट मुझको चाहिए हर सर हाल। 30 जून को है पेपर। 30 जून को है तो 1.5 महीना से ऊपर है। मई पूरा है, जून पूरा है, तो करीबन जो है 2.25 महीने हैं। यस सर। 2.25 महीने कम नहीं होते पीटी निकालने के लिए। मॉडल टेस्ट पेपर कहीं से मिल सकता है तुमको? है सर, पढ़े हुए मेरे पास सब कुछ है, बस प्रैक्टिस ही नहीं है। तो डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ। यस सर। ठीक है। और अगर बीच में कहीं बहुत अधिक दिक्कत लगे तो 1-2 दिन के लिए तो नीतू के पास चली जा। नीतू के पास बैठ करके जो है वो तो जहां जहां दिक्कत आ रही है उसको सॉर्ट आउट करा ले। यस सर। ठीक है। वही नीतू शायद 28 को जो है मुझे लग रहा है कि वो आएगी चंडीगढ़, तो 28 को जाकर के नीतू से मिल लेना। यस सर। नीतू, यस सर। पर अगर ये मिलना चाहेगी तो तुम्हें ही इसको अपने इसके पास तक पहुंचना होगा, वरना इसको एक गली में से घुमा के छोड़ दोगे तो ये अपनी जगह वापस नहीं पहुंच पाएगी। सर मेरे घर भी आ सकती है, मैं कंफ्यूज हो अगले जाएगा। 2-3 क्या करियो? मैं ये बोल रही हूँ मेरे घर भी आ सकती है, मैं अगले 2-3 दिन घर पर अकेली हूँ। ये पहुंच नहीं सकती ना वहां तक, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। या तो राहुल के साथ पहुंचा दे। कैब बुक करो सर, पहुंच जाएंगी। कैब घर के कैब से नहीं जा पाएगी, राहुल पहुंचा सकते हैं इसको। ये कैब से जा चुकी, कैब वाला रास्ता भूल जाएगा। अगर ये आना चाहे तो मैं नीरज को बोल दूंगी, नीरज ले आएंगे। नीरज कब आएंगे? कल यहीं पर है, परसों डाली जा रहे हैं। तो बुला ले इसको, तू चल। लेकिन इसकी क्लासेस चल रही है ना अभी, ये अधिक से अधिक सैटरडे जा सकती है। सैटरडे जाएगी, संडे रुक करके मंडे वापस आ जाए। तो राहुल के साथ आ जाएगी सर। हाँ ठीक है नीता, यस सर। तू चली जाना है नीतू के पास। तो नीतू के पास 2 रात तक तू रुक जाएगी, तो नीतू जो है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा देंगे। यस सर। नीतू के पास चली जाना, तुम्हें बड़ा फायदा होगा पढ़ाई में। यस सर। राहुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, सैटरडे को इसको लाद के ले जाना डिक्की में। ठीक है सर। नहीं ठीक है, डिक्की में नहीं, सीट पे बैठा के जाना। हाँ जी सर। ठीक है। तो नीतू के यहाँ चली जाना, बैठ करके पढ़ाई करना। जाने से पहले घर पर इन्फॉर्म कर देना कि कहाँ जा रही हो, नंबर शेयर कर लेना और तभी जाना। ठीक है। यस सर। हाँ। और 23 तारीख को नीतू तुम्हारी क्लास स्टार्ट होगी।